आज के वीडियो में एक ऐसे किलर की कहानी जिसे कत्ल करने के बाद ही चैन की नींद आती थी। उसका निशाना इतना पक्का था कि एक ही गोली में शिकार की खोपड़ी खोल देता था। 9 जून 2001 शनिवार की रात थी। रायबरेली में फुर्सतगंज ब्लॉक का सैमसी गांव गहरी नींद में डूबा था। कहीं आंगन में चारपाई पर खर्राटे गूंज रहे थे, कहीं छतों पर बच्चे सो रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच जगदीश प्रसाद अपनी आटा चक्की में अकेले सो रहे थे। घड़ी रात के 1 बजा रही थी। अचानक एक धमाका हुआ। जगदीश के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। सुबह हुई। मुर्गे की बांग, दूध वालों की साइकिलें, खेतों को जाती पगडंडियों पर हल्की चहलकदमी होने लगी। रोज 6 बजे जगदीश उठ जाते थे। उस दिन उनकी चक्की के दरवाजे नहीं खुले। तभी गांव के एक व्यक्ति ने किवाड़ खटखटाया। किवाड़ पूरा खुल गया। अंदर का सीन देखकर उसकी सांसें अटक गईं। बाद में हिम्मत जुटाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जगदीश मर गया, जगदीश मर गया, खून हो गया। ये सुनते ही लोग दौड़ पड़े। भीतर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। लोग बातें करने लगे, हे भगवान, पीछे से गोली मारी है, देखो सिर फटा पड़ा है। कोई बोला, कल रात तो हंसी मजाक कर रहे थे, ये क्या हो गया। जगदीश की पत्नी और छोटा भाई राजेश कुमार चक्की में घुसे। राजेश लाश देखकर चीख पड़ा, भैया भैया कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी के हाथ से पल्लू छूट गया। खून के कारण बिस्तर पर मक्खियां भिन-भिना रही थीं। थाने में खबर की गई। कुछ ही देर में दरोगा अपनी टीम के साथ आ गए। नोटबुक खोली। दरोगा ने पूछा, किसने देखा? एक बुजुर्ग बोला, कोई नहीं दरोगा जी, सुबह पता चला। राजेश ने कहा, वो अकेले ही चक्की में सोते थे। दरोगा ने कलम चलाई। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शव थाने ले जाया गया। बंदूक की गोली थी, नजदीक से दागी गई थी। खोपड़ी के पीछे का हिस्सा फटा था। नाक और मुंह से खून रिस चुका था, मगर उसके आगे कुछ पता नहीं चला। कुछ महीनों तक गांव में पुलिस आती, पूछताछ करती, रजिस्टर में तारीख, समय और 2 लाइनें भरती, फिर चली जाती। समय गुजरा। 1 साल के भीतर 3-4 और हत्याएं हो गईं। मर्डर का सिलसिला दूसरे पास के गांवों में भी शुरू हो चुका था। हर बार तरीका वही, रात, नींद और अचानक गोली चलती। लोग कहते धाइयों से आवाज आती है और फिर अंधेरे में 2 परछाइयां भागती दिखती हैं। चेहरा ढंका हुआ, कभी काले कपड़े से, कभी बुरके जैसे किसी कपड़े से। गांव वालों से पूछताछ में पता चला कि कभी कभी मर्डर के बाद 2 साए भागते हुए नजर आते हैं। किसी के पास यह जवाब नहीं था कि वे चेहरे हैं कैसे। सिर्फ कदमों की आहट थी जो खेतों की मेड़ पर जाकर गायब हो जाती थी। फुर्सतगंज के सैमसी, सरवन, बाबू का पुरवा, ब्राह्मणी, हिंदू का पुरवा, रामदयाल का पुरवा, बादे का पुरवा, तारौना, किशुनपुर केवई, नया पुरवा, रामपुर, जमालपुर, नहरकोठी गांवों में लगातार वारदातें हो रही थीं। किसी को पता नहीं था कि रात के अंधेरे में कौन हत्याएं कर रहा है। लोगों ने घरों के बाहर सोना बंद कर दिया था। रात 8 बजे के बाद घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। बुजुर्गों की हालत यह हो गई थी कि उन्हें शाम ढलने के बाद शौच जाना हो तो वे छत पर ही निपटते थे। समस्या के निदान के लिए बीच बीच में सभी गांवों में चौपालें लगने लगीं। कोई कहता, यह सब जमीन जायदाद की रंजिश है। दूसरा काट देता, नहीं, बच्चों की लड़ाई से शुरू हुआ था। महीने और साल बदलते रहे, लेकिन सीरियल किलर का खौफ कायम था। जगदीश की तरह कई और लोग घर के बाहर या चबूतरे पर सोते हुए मारे गए थे। थाना फुर्सतगंज के गांवों में यह सिलसिला वर्षों से चल रहा था। कुछ मामले इतने वीभत्स थे कि आईजी और डीआईजी तक को मौके पर आना पड़ा। 2003 में ऐसे ही एक केस की जिम्मेदारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वीपी श्रीवास्तव को सौंपी गई, जो बाद में एसएसपी रैंक से रिटायर्ड हुए। वीपी श्रीवास्तव ने पुरानी फाइलें निकाली, धूल से अटी फाइलों के पन्ने उलटे और कड़ियां जोड़ना शुरू की। तारीखें एक कतार में खड़ी होने लगीं। 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। हर 2-3 महीने में खून की एक लकीर। नक्शे पर पिन लगाए रायबरेली सुल्तानपुर रोड से सटे 5-6 गांव में ज्यादा आतंक था। गिनती करीब 35 मर्डर पर खत्म हुई। पैटर्न सामने आया। हर बार घर के बाहर सोते किसी मर्द पर वार किया जाता है। उम्र 50 से 70 के बीच। ज्यादातर लोग एक ही जाति के हैं। मरने वाले ऐसे थे जिनकी कोई घोषित जानलेवा दुश्मनी नहीं थी। सब शनिवार, रविवार या सोमवार को ही मारे गए थे।
हर बार गोली सिर के पास चलती और एक ही गोली से खेल खत्म। पीएम रिपोर्ट बता रही थी कि हत्यारा जो बंदूक इस्तेमाल कर रहा है वो पुराने जमाने की भरवा बंदूक है जिसे नली में बारूद भरकर दागा जाता है। एएसपी ने कहा, यह तो कोई सीरियल किलर है। सीरियल किलर हर बार घर के बाहर सो रहे किसी अधेड़ पुरुष को ही निशाना बनाता था। अब पुलिस के सामने एक नहीं 2 चुनौतियां थीं, कातिल को पकड़ना और तब तक हत्याएं रोकना। हर बार पुलिस हत्या के बाद पहुंचती थी। अब कई टीमें एक साथ तैनात की गईं। रिस्पॉन्स टाइम घटाने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में अस्थायी चौकी बनाई, पेट्रोलिंग बढ़ा दी। शनिवार, रविवार और सोमवार को 7 से 8 थानों की फोर्स एक साथ लगती। सिपाहियों के हाथ में ड्रैगन लाइटें थीं जो दूर तक अंधेरा चीर देती थीं। बाइक स्क्वाड गलियों और मेढ़ों पर रेंगने लगे। गांव वाले भी भाला बल्लम लेकर पहरे पर बैठ गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, घटनाएं थमी। एएसपी श्रीवास्तव बताते हैं कि मर्डर की आदत भी एक किस्म का नशा होती है। जितनी देर रोको उतनी बेचैनी बढ़ती है। शायद उसी बेचैनी में सीरियल किलर ने रिस्क लिया। 8 नवंबर 2004 शाम के करीब 7 बजे होंगे। गांव की गलियों में धुंधले बल्बों की पीली रोशनी थी। विश्राम साहू अपने घर के बाहर अलाव ताप रहे थे। पड़ोस के 2-3 आदमी भी वहीं बैठे थे। कोई बेंत के नोक से आग कुरेद रहा था। अचानक एक फायर हुआ, न पास से न बहुत दूर से, ठीक इतना कि दहशत एकदम जकड़ ले। विश्राम की छाती में आग की लकीर जली और वहीं निढाल हो गए। आखिरी मर्डर 8 नवंबर 2004 को सैमसी गांव के विश्राम साहू का हुआ था। किसी ने चिल्लाकर इशारा किया, वो उधर भाग रहा है। वो सफेद कपड़े वाला 2 लोग लपके। हत्यारा खेतों से दौड़ते हुए नहर की तरफ भागा। कुछ ही देर में पानी में कूदने की आवाज आई। गांव वाले नहर की तरफ भागे। लाइटें टिमटिमाई। पानी की सतह पर कुछ लहरें थीं, फिर सन्नाटा। तब तक पुलिस भी पहुंच गई थी। मौके का मुआयना हुआ। गीली मिट्टी में उधड़े निशान, बिखरे पत्ते और पहली बार एक ठोस सुराग मिला। घास में एक जूता पड़ा था। वीपी श्रीवास्तव ने जूते को उठाया, यह उसी का है। अब वह हमारी पहुंच के भीतर है। पूछताछ तेज हुई। पुलिस ने एक घर पर दस्तक दी। सबसे पूछा, हत्या के वक्त तुम कहां थे? किससे मिलने गए थे? पहरा और सख्त हुआ। दबिश बढ़ी। 7 दिन बीते और दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। कातिल हर बार की तरह पुलिस से एक कदम आगे लगा। शायद इस बार वह फिसल गया था। पूछताछ के दौरान गांव के एक आदमी ने सुराग दिया। हत्या वाली रात हमने अपने पड़ोसी सदाशिव साहू को घर में घुसते देखा था। उसके कपड़े भी गीले थे। नाम का वजन जोड़ा गया। सदाशिव साहू, उम्र 57 साल, फुर्सतगंज मार्केट में कपड़े की दुकान। लोग बोले, भला आदमी है, अपने काम से काम रखता है, घर से दुकान, दुकान से घर, ज्यादा बात नहीं करता। एक बात खटकने लगी। कुछ साल पहले उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई थी। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। 1-2 रिश्तेदारों ने पूछा तो सदाशिव ने झिड़क दिया, अपने काम से मतलब रखो। सदाशिव को थाने बुलाया गया। सवालों से उसकी आंखों की पुतलियां एकदम फैलती, फिर सिकुड़ जाती। शक गहराया तो उसके घर की तलाशी हुई। अलमारी से नकली दाढ़ी मूछें निकली। नाटक में पहने जाने वाले कपड़े जो अब भी पसीने की गंध छोड़ रहे थे। लाइसेंसी बंदूक जो पूरी चोक थी, जैसे पानी में देर तक डुबोया गया हो। लोहे के अंदर की नमी बता रही थी कि असलहा सुखाया गया है। इतना काफी था। थाने की कुर्सी पर पूछताछ शुरू हुई। दोपहर ढली, शाम हुई। रात की पहली नींद गांव पर उतरी और थाने की ट्यूबलाइट में सदाशिव की पुतलियां ठहर गईं। एएसपी ने सदाशिव की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कितने? सदाशिव की आवाज एकदम धीमी थी। हमें खून देखने की हूक उठती है। एएसपी ने बात नहीं काटी। कितने? सदाशिव के होंठ कांपे। 22। पूछताछ में सदाशिव साहू ने 22 मर्डर की बात कबूल की। हालांकि एसपी वीपी श्रीवास्तव बताते हैं कि उस दौर में करीब 35 हत्याएं हुई थीं। कई मामलों में सबूत नहीं मिले, इसलिए वो उन मामलों में बच गया। कमरा कुछ पल को जड़ हो गया। सदाशिव आगे बताने लगा, महीने 2 महीने में किसी को मार नहीं देते तो रात में नींद नहीं आती है। अजीब टाइप की बेचैनी होती। खून की बूंदें जमीन पर गिरती देख लेते तभी सुकून मिलता। मर्डर के बाद ही चैन से सो पाते थे। पूछताछ में एक और परत खुली। उसका बेटा जयकरण। जय ने बताया,
बाबू कभी कभी रात में गायब हो जाते थे। हम पूछते तो कुछ बताते नहीं। जिस रात ये बाहर जाते उसी रात कत्ल हो जाता। जब हमें पता चला तो बोले, ये बात किसी को बताई तो तुम्हें भी मार देंगे। गोली मारने के बाद लौट आते थे। एएसपी ने कागज पर तारीखें, नाम, गांव, उम्र सब एक ग्रिड में लिख लिया। कई खोई हुई रातें एक पट्टी में सिमट आईं। कहानी थाने से प्रेस तक पहुंची। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। केस इतना बड़ा था कि लखनऊ और दिल्ली से भी कैमरे वाले पहुंच गए। हॉल छोटा पड़ गया, सो परेड ग्राउंड में माइक लगाए गए। जिले के पुलिस कप्तान संजय श्रीवास्तव ने टीम के साथ सदाशिव को सामने खड़ा किया। फुसफुसाहट की लहर चली। सवाल दागे गए। एएसपी ने 8 पेज का कबूलनामा पढ़ना शुरू किया। सदाशिव कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक चीख पड़ा, सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है, पुलिस ने जबरदस्ती बयान दिलाया है। पंडाल में अफरा तफरी मच गई। कैमरे एक साथ उसकी तरफ घूम गए। पुलिस वाले उसे पकड़कर भीतर ले गए। कप्तान ने माइक थामा। अपराधी तो हमेशा यही कहता है कि उसने अपराध नहीं किया। हमारा टेस्ट इससे होगा कि अब आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। और जैसे किसी ने घड़ी की टिक टिक बंद कर दी हो। हत्याएं रुक गईं, क्योंकि सीरियल किलर सदाशिव साहू जेल में था। अब कागजी लड़ाई शुरू हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अदालत के सामने सबूत रखे गए। बरामद असलहा, नकली दाढ़ी मूछ, कपड़े, गवाह, घटना स्थलों का मिलान, तारीखें, पैटर्न। कोर्ट में सजा दिलाना एक और पहाड़ था। कुछ मामलों में गवाह मुकर गए, कुछ में कड़ियां ढीली पड़ी, कुछ में बेनिफिट ऑफ डाउट। कहीं जमानत मिल गई, कहीं बरी। फाइलें मोटी होती गईं, तारीखें बढ़ती गईं। 18 साल बीत गए। पूर्व आईजी राजेश कुमार पांडे के अनुसार 22 अप्रैल 2022 को आखिरकार 2 अलग अलग मामलों में जिला अदालत ने फैसला सुनाया था। इसमें सदाशिव साहू को उम्र कैद हुई। कई मामलों में सुनवाई जारी रही। उसी दौरान 2023 में अमेठी जेल में सजा काटते हुए सदाशिव की मौत हो गई। एक खबर की तरह आई और चली गई। एक पंक्ति, एक तारीख, एक अंत। बेटे को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। 2010 से फुर्सतगंज ब्लॉक रायबरेली के बजाय अमेठी जिले का हिस्सा है। अपराधी कितना भी खूंखार क्यों न हो, अगर पुलिस ठीक तरीके से अपना काम करे तो वह पकड़ा जरूर जाएगा।